हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग एसएससी में सीएचएसएल का प्रीवियस पेपर इस समय सॉल्व कर रहे हैं और प्रीवियस पेपर सॉल्व करते करते आज हमारा डिस्कशन नंबर 3 है। दैट मीन्स कि हम 2 डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं और आज का डिस्कशन भी 9 मार्च वाला है और तीसरा शिफ्ट होगा। तीसरा शिफ्ट का मतलब जो पेपर 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में होता है वो वाला है। अब आज वाला करने के बाद इसमें से एक सेट और बचेगा जो शाम को 5:15 से 6:15 बजे के बीच में होता है। तो फिर हम 9 मार्च का पेपर ख़त्म कर लेंगे, तो तीसरा हो जाएगा, कल चौथा हो जाएगा, 9 मार्च ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम 10 मार्च का पेपर करेंगे। ठीक है, तो कुल 4 हो जाएगा इसमें। और कुल कितने हैं इसमें, देखिए इसमें हैं कुल 36 सेट। ठीक है, मतलब कि 9 डेज पेपर हुआ था, 9 डेज पेपर हुआ था और सब में 4 शिफ्ट है। तो 9 डेज का 4 शिफ्ट देखते हैं तो 36 सेट हमको मिलेगा। तो 36 में से आज 3 होने जा रहा है। अभी लग रहा होगा कि बहुत सारा बचा है, लेकिन ऐसे ही धीरे धीरे एक एक रोज करते रहिए, 36 डेज में पूरा हो जाएगा। हाँ, 36 सेट को ख़त्म करने में 45 दिन लग सकते हैं, क्योंकि रोज़ कभी कभी नहीं हो पाता है, किसी किसी दिन गैप हो जाता है या कुछ मतलब इस तरह की दिक्कतें आ जाती हैं। फिलहाल कोशिश करेंगे कि आपको रेगुलरली मिलता रहे एक सेट। ठीक है, तो जिन लोगों ने इसके पहले वाला फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है वो लोग भाई प्लीज़ देख लीजिए उनको, क्योंकि जितने सेट आप लगा डालेंगे उतना ही फ़ायदा होगा आपका। तो पहले के 2 सेट भी देख लीजिए। जिनको सीजीएल देना है वो सीजीएल के भी 40 सेट रखे हुए हैं, उनको भी देख लीजिए, प्लेलिस्ट में से ढूंढ लीजिए। देखिए सीजीएल और सीएचएसएल दोनों देना है और दोनों के पूरे सेट लगाइए। जिनको सीएचएसएल देना है वो सीजीएल से परहेज़ ना करें, जिन्हें सीजीएल देना है वो सीएचएसएल से परहेज़ ना करें। करीब लेवल वही रहता है, क्वेश्चन का टाइप भी वही है। ठीक है, तो ये आपको फ़ायदा करेगा। जितना ज़्यादा प्रीवियस सेट लगाते हैं उतना ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो पीडीएफ आपने सॉल्व कर लिया होगा और चलिए देखते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, जो गलत हुए हैं वो क्यों हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आपके पहले क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन रहा ये, क्या करना है इसमें, एक सब्स्टिट्यूशन है। क्या है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक स्टेटमेंट दिया हुआ है ये पूरा का पूरा, इसकी जगह पर आप क्या लगा सकते हो, क्या लगाओगे। पहले स्टेटमेंट पढ़ो, वन हु ऑफर्स वंस सर्विसेज विदाउट बीइंग फोर्स्ड, ऐसा आदमी जो अपनी सेवाएं देता है बिना दबाव के। वन हु ऑफर्स वंस सर्विसेज, एक ऐसा आदमी जो अपनी सेवाएं देता है विदाउट बीइंग फोर्स्ड का मतलब हुआ कि बिना दबाव के, बिना किसी मजबूरी के। ठीक, अपने मन से, मतलब क्या हुआ, विदाउट बीइंग फोर्स्ड का मतलब क्या हो गया, ये हो गया स्वेच्छा से। क्या हो गया, ये हो गया स्वेच्छा से। ठीक है, अब आ जाओ, यहाँ लिखा है स्कॉलर, ऐसे आदमी को स्कॉलर कहते हैं। तो स्कॉलर मतलब विद्वान होता है, जो विद्वान आदमी है बिना दबाव के सेवाएं देता है, तब तो ऐसा तो कोई जरूरी है नहीं। सेप्टिक का मतलब क्या होता है, सेप्टिक होता है संशयवादी। संशयवादी क्या होता है आप जानते हैं, आप जैन धर्म पढ़े होंगे, जीएस तो सब लोग पढ़े होंगे ना। जीएस में एक जैन धर्म है, जैन धर्म में संदेहवाद या संशयवाद है, इसको अनेकांतवाद कहते हैं। तो वो ईश्वर के बारे में जब उनसे पूछा जाता है कि ईश्वर है कि नहीं है, तो वो क्या कहते हैं, कह नहीं सकते, शायद है शायद नहीं है, मतलब वो श्योर नहीं है, तो उसी को स्केप्टिक कहते हैं। ठीक है, चलो। अल्ट्रुइस्ट क्या होता है, अल्ट्रुइस्ट होता है परोपकारी, जो दूसरे का भला करता है, जो दूसरे का उपकार करता है, वो परोपकारी। अभी तक हमें कोई आंसर नहीं मिला। वॉलंटियर का मतलब क्या होता है, वॉलंटियर होते हैं स्वयं सेवक, सुना होगा स्वयं सेवक। ये एक समूह होता है लोगों का जो अपनी इच्छा से अपनी सेवाएं देते हैं और इसके बदले में वो कोई सैलरी, कोई सुविधा, कोई पेंशन, कोई पैसा वगैरह नहीं लेते हैं। ठीक है, तो देखे होंगे जब कहीं बाढ़ आ जाती है तो वहाँ बहुत सारे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन हैं, स्वयंसेवक लोग जाते हैं, क्या करते हैं, वो सेवा करते हैं, बिना पैसे के लोगों की मदद करते हैं, मतलब फिजिकली, तो उनको वॉलंटियर कहा जाता है। तो आंसर आपका कौन सा होगा, वॉलंटियर होगा। एक बार इसको क्लियर करके आपको फिर से बताते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ऐसा व्यक्ति जो बिना फोर्स के, मतलब अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से अपनी सेवाएं देता है, उसको क्या कहते हैं, वॉलंटियर। हिंदी में कहते हैं स्वयंसेवक। बाकी सारे का मतलब हमने बता दिया। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है भैया, देखो ये आपको बताना है करेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। तो करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं डायरेक्ट वाला। माय फादर सेड टू हिज डॉटर, सॉरी माय फादर नहीं है, द फादर लिखा हुआ है। ठीक है,
तो द फादर सेड टू हिज डॉटर, फादर ने अपनी बेटी से कहा, ठीक, यहाँ तक हो गया। उसके बाद कहा कि योर मदर विल बी वेटिंग फॉर मी, तुम्हारी मम्मी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। अब इसको इनडायरेक्ट में बताओ तो क्या होगा इनडायरेक्ट में कि द फादर टोल्ड हिज डॉटर, तो ये सब में दिया हुआ है द फादर टोल्ड हिज डॉटर दैट के बाद क्या होगा, पहले तो आप इस विल का वुड बनाएंगे क्योंकि यहाँ सेड पास्ट में है, ठीक, ये इसका ये कम्बिनेशन लगेगा तो विल वुड में हो जाएगा। योर मदर किसकी मम्मी होगी, अपने उनकी बिटिया की मम्मी होगी, और क्या, तो डॉटर की, उनके डॉटर की मम्मी होंगी ना, सीधे नहीं कह सकते हैं कि माई वाइफ है, ठीक है, कोई बात नहीं, बेटी से कह रहे थे यही कह दिया उन्होंने कि योर मदर, तो योर की जगह हो जाएगा हर मदर, और मी मेरा इंतजार कर रही होंगी, किसका इंतजार कर रही होंगी, मतलब उस लड़की के पापा का इंतजार कर रही होंगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फादर के लिए क्या हो जाएगा, हिम। इतनी चीज़ें बदलनी है, ध्यान रखना। तो सेड का टोल्ड सब में दिया हुआ है, दैट सब में लगा हुआ है, ठीक है। अब पहले देख लो योर मदर की जगह हर मदर, तो ये माई मदर तो होगी नहीं, और ठीक है, बाकी सब में हर मदर लगा हुआ है, तो दो वाला कट गया। उसके बाद क्या होगा, विल का वुड होना चाहिए, तो ये कट गया, पहला वाला कट गया, ठीक है ना। अब एक और गड़बड़ी आ गई, यहाँ पे वाज कट गया, तो ये चौथा वाला भी कट गया। फिलहाल ये मी वाला भी चेंज होना चाहिए था। तो 3 ऑप्शन आपके कट चुके हैं, आपके पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है। आप चाहें तो चेक कर लें, देखिए यहाँ टोल्ड लगा, यहाँ दैट लगा, यहाँ हर मदर लगा, वुड लगा और वेटिंग फॉर हिम लगा, ठीक है, चेक भी करोगे तो वही निकलेगा सही, ठीक है। तो आंसर इसका 3 हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं कि आप इम्प्रूव करिए अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो, अगर नहीं ज़रूरत है तो कोई बात नहीं है। पढ़ के देखते हैं हम लोग पहले इसको, ठीक है। फैशन इज़ नॉट समथिंग, इन्होंने कहा कि फैशन मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है दैट एग्जिस्ट्स इन ड्रेस ओनली, मतलब इन्होंने कहा कि फैशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो केवल ड्रेसेस में मतलब पाई जाती हो, ठीक तो कहा इन्होंने, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। समथिंग, अब देखिए आप इसकी एनालिसिस करना चाहें तो आ जाइए, दैट लगा हुआ है, अब समथिंग लिखा है ना, तो समथिंग इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए हम लोग दैट ही लगाते हैं, हु तो लगा नहीं सकते क्योंकि समथिंग है, ठीक, थिंग के लिए हम हु नहीं लगा सकते हैं, व्हिच लगा सकते थे, लेकिन ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो व्हिच ना लगा करके क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। दैट का स्पेशल यूज होता है, तो दैट अपनी जगह पर सही है। अब जो वर्ब है एग्जिस्ट में एस लगा हुआ, ये किसके लिए लगी है, समथिंग के लिए लगी है, तो समथिंग के लिए दैट, दैट के लिए एग्जिस्ट, तो समथिंग क्या है, सिंगुलर है, तो एग्जिस्ट में सिंगुलर लग गई, सिंगुलर वर्ब, ये भी ठीक है अपनी जगह पे, और इन ड्रेसेज ओनली, ये भी ठीक है अपनी जगह पर। तो कोई गलती है नहीं इसमें, अगर कोई गलती नहीं है तो हम ज़बरदस्ती इसका इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे, ये क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। अच्छा, चेक करना चाहोगे तो पहले में ये ऑन नहीं होगा, गलती हो जाएगी, और दैट एग्जिस्ट ऑफ नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, दैट एग्जिस्टिंग एट नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, इन ही हो सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ, ठीक। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, खाली जगह भरनी है। पहले पढ़ो, एल्यूजन्स आर यूजुअली रिलेटेड टू, एल्यूजन का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एल्यूजन। एल्यूजन का मतलब होता है ना भ्रम। भ्रम क्या होता है, किसे कहते हैं भ्रम। भ्रम होता है जैसे हमें कोई ऐसी चीज़ दिख रही है जो वहाँ पे है नहीं, जो है नहीं वो दिखाई देता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं ना भ्रम, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड होगा, एल्यूजन्स आर यूजुअली रिलेटेड विद डैश प्रोसेस, कैसे प्रोसेस से रिलेटेड होगा, अब आपके बताओ हमें। देखो लिखा है ओरेटरी, ओरेटरी का मतलब क्या हुआ, ये बोलने से रिलेटेड होगा, ओरेटर क्या होगा, स्पीकिंग से रिलेटेड होगा। तो भ्रम भैया बोलने से रिलेटेड नहीं होता, विजुअल देखने से रिलेटेड होता है, यस यही देखने से रिलेटेड होता है। डिजिटल प्रोसेस है, नहीं, भ्रम कोई डिजिटल प्रोसेस नहीं है। ऑडियो मतलब सुनने से रिलेटेड है, ये भी बात नहीं है। तो कौन सा हो गया, दूसरा वाला ऑप्शन हो गया। भ्रम का मतलब मैंने बताया था, जब हमें कोई ऐसी चीज़ दिखाई देती है जो नहीं है, ठीक है, जो भ्रम कहते हैं, तो ये विजुअल है। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फिर से फिलर का क्वेश्चन है। वी वन एन अनप्रेसिडेंटेड पार्डन, हमको एक अभूतपूर्व, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब जैसा पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व मतलब नेवर हैपेंड बिफोर, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। तो हमने एक वन मतलब जीत, यहाँ जीतने के लिए नहीं है भैया, आप पार्डन थोड़े नहीं जीते हैं, पार्डन आपको मिलती है, माफ़ी आपको
मिलती है तो हमको एक अनप्रेसिडेंटेड, एक अभूतपूर्व माफ़ी मिली, ठीक है ना। किससे मिली? फ्रॉम डैश प्रेसिडेंट करजई। करजई ना मतलब समझ रहे होंगे ना, हामिद करजई कहाँ के प्रेसिडेंट थे आप लोग जानते होंगे। और गुलनाज वाज फ्रीड, और गुलनाज को मुक्त कर दिया गया, आज़ाद कर दिया गया। तो स्पीकर मतलब जो राइटर है, कहने वाला, वो क्या कह रहा है कि हमको एक अभूतपूर्व माफ़ी मिली, मतलब ऐसी माफ़ी जो पहले कभी किसी को मिली नहीं थी। किससे? मतलब प्रेसिडेंट करजई, हामिद करजई से हमको एक अभूतपूर्व माफ़ी मिली और गुलनाज को छोड़ दिया गया, मुक्त कर दिया गया। अब ये बताओ कि तत्कालीन, ये क्या हो गया? तत्कालीन राष्ट्रपति, हमको माफ़ी किससे मिली थी? तत्कालीन राष्ट्रपति। तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे? तत्कालीन राष्ट्रपति। तत्कालीन के लिए क्या लगाते हैं हम लोग? द देन प्रेसिडेंट। क्या लगाते हैं? देन प्रेसिडेंट। तो ये लगना होगा, ठीक है। एट टाइम प्रेसिडेंट नहीं होता है, ठीक है। दोज प्रेसिडेंट, अब दोज कहाँ लगेगा प्रेसिडेंट के लिए यार, लेटर प्रेसिडेंट भी नहीं लगेगा। तत्कालीन मतलब क्या हुआ? जैसे कहते हैं नहीं कि उस समय के प्रधानमंत्री ने या तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, तो क्या कहते हैं? द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डिड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। तो द देन प्राइम मिनिस्टर मतलब तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री ने, ठीक है। तो द देन लगाया जाता है। अगर पता रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता रहा हो तो नोट कर लेना इसको, ठीक है। तत्कालीन के लिए दिन लगता है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपका? अब बताइए आप, सेम एज द गिवन, मीनिंग जो जिसकी मीनिंग सेम हो। तो सेम मीनिंग वाला वर्ड कौन है? तो पहले वर्ड जान लो, पॉन्डरस है। तो पॉन्डरस का मतलब क्या होता है? पॉन्डरस देखो ऐसे मतलब होता है ना, बोझिल टाइप का, ठीक है। कैसा हो गया? बोझिल। बोझिल का मतलब क्या हुआ? ये जो बोझिल होता है ना, वो शरीर पर नहीं, दिमाग पर थोड़ा ज़्यादा होता है, तो दिमाग के लिए यूज़ किया जाता है। दिमाग पर जो बोझ पड़ता है, जो भारी होता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो बोझिल होगा तो हैवी हो सकता है। अब ये लगा लो, तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन है ना, हैवी, मतलब पॉन्डरस मतलब हैवी, ये सबसे सूटेबल आ रहा है। उसके बाद ब्लफ का मतलब होता है धोखा, तो इसका तो कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है उसके साथ। अनरूली, अनरूली का मतलब जो रूल्ड ना हो, जो रूल्ड ना हो, तो अब ये भी यहाँ पर कोई लग नहीं रहा है। और वंडरस का मतलब क्या हुआ? एकदम वंडरफुल से बना हुआ है। वंडरस का मतलब क्या होता है? आश्चर्यजनक, एकदम चमत्कारिक कह सकते हो, मिरेकुलस कह सकते हो। वंडरस का मतलब मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसमें ऐसा देख के लगे कि कुछ चमत्कार हो रहा है, मिरेकुलस हो जाएगा। तो लगना फिलहाल ये भी नहीं है। तो पॉन्डरस के लिए अब क्या लगा दो? वही हैवी लगा दो, भारी, बोझिल था, ठीक है ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड में क्या है? हाइंडर का मतलब होता है ना, बाधा डालना। क्या होता है? हाइंडर का मतलब बाधा डालना। दूसरा वर्ड होता है इम्पीड, ठीक, IMPED, इम्पीड मतलब बाधा डालना। टेंशन तो आप लोग जानते ही, मीनिंग बताने की जरूरत नहीं। टेंशन की स्पेलिंग, फिलहाल स्पेलिंग सही है, तो स्पेलिंग सही है तो ऑप्शन होगा नहीं है, ये दोनों सही स्पेलिंग। सोबर का मतलब होता है बड़ा शालीन, बड़ा डिसेंट, तो ये भी नहीं होगा। अब तो गलत क्या हो गया? फिर गलत हुआ ये, तो एक्चुअली प्रुंक नहीं होता, ये होता है एक्चुअली प्रैंक, ठीक है। स्पेलिंग इसकी गलत है, ये PRANK होता है, प्रैंक। मतलब क्या हुआ? एक मजाक जैसे होता है ना, मजाक टाइप का किया जाता है, उसको कहते हैं। तो PRUNK ही नहीं है, PRANK होता है। PRUNK ही देखा इसमें, तो ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता है, ठीक है, समझ गए। तो ये स्पेलिंग करेक्ट, इसकी गड़बड़ है प्रुंक की, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या करना है? आपको एरर बतानी है, ठीक है ना। तो लंबा चौड़ा सेंटेंस है, ढूंढो कहाँ पे एरर होगी। पकड़ते हैं हम लोग। लिखा है कि अ स्टडी फाइंड्स, अ स्टडी है ना, सिंगुलर है, फाइंड में देखो वर्ब में S लगा हुआ है, तो इतना पोर्शन ठीक है। अ स्टडी फाइंड्स दैट द एवरेज स्टाफ कास्ट एट अ पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है। तो स्टडी फाइंड्स मतलब कुछ रिसर्च वगैरह की गई, और उस रिसर्च में ये पता चला है, ठीक, कहीं रिसर्च की गई, कोई स्टडी की गई, उस रिसर्च में, उस स्टडी में ये पता चला है कि द कॉस्ट मतलब एवरेज स्टाफ कास्ट, कॉस्ट मतलब क्या हुआ? जो खर्च आता है। तो जो स्टाफ है, मतलब जैसे मान लो एक बैंक है, बैंक की ब्रांच में सपोज कर लो कि 15 कर्मचारी हैं, तो उनका जो खर्च आता है, एक पब्लिक सेक्टर बैंक की जो बैंक का जो स्टाफ कास्ट होता है
इज हाई देन दैट इट्स प्राइवेट सेक्टर काउंटर पार्ट। तो एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक में और एक पब्लिक सेक्टर की बैंक के स्टाफ की कास्ट में कंपैरिजन किया गया, और ये कह रहे हैं कि रिसर्च में ये पाया गया है कि जो पब्लिक सेक्टर की बैंक होती है उसके स्टाफ की कास्ट प्राइवेट सेक्टर की बैंक से ज़्यादा होती है। तो जब कंपैरिजन करोगे दोनों में तो क्या करना होगा, आपको कंपैरेटिव डिग्री लगाना होगा। देखिए यहाँ क्या लगा हुआ है, दैन लगा हुआ है। जब आप दैन लगाएं, देखो मैं पूरा समझाया आपको, क्यों सेंटेंस समझाने का मेरा पर्पज़ ये था कि कहीं दैन तो नहीं गलत है। तो दैन सही है अपनी जगह पे, दो सेक्टर की बैंकों में कंपैरिजन किया जा रहा है तो दैन तो लगाना था। अब दैन सही है तो गलत क्या हो गया, ये हाई पॉजिटिव डिग्री गलत है, तो इसकी जगह पर होना क्या चाहिए था, हायर होना चाहिए था। देखिए मेरा पर्पज़ अगर केवल एरर बताना होता तो मैं बता देता कि ये गलत है। मुझे आपको ये भी समझाना है कि वो क्यों गलत है और उसकी जगह पर एक्चुअली क्या होना चाहिए था। आप ये कह सकते हैं कि दैन हटा देते, लेकिन दैन नहीं हटा सकते थे क्योंकि दो सेक्टर की बैंकों में कंपैरिजन है तो दैन होगा, और दैन होने के नाते हाई का हायर होना चाहिए था। अब बात समझ में आ गई ना, क्लियर? ठीक है, तो एरर कहाँ हो रही है, ये जो हाई दैन लिखा हुआ था चौथे वाले पोर्शन में आपका एरर है, आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। ये एक लाइन दी हुई है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसकी जगह पर आप एक वर्ड यूज करिए। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। देखिए स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ कि अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो इंडिफरेंट है। इंडिफरेंट का मतलब क्या हुआ, उसको कुछ लेना देना नहीं है। टू पेन एंड प्लेजर ऑफ लाइफ, किससे, ना सुख से और ना दुख से। तो देखो लेना देना किसको नहीं होता, सबको होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कष्ट में भी वैसे ही रहते हैं और सुख में भी वैसे ही रहते हैं। मतलब कष्ट में बहुत ज़्यादा टूट नहीं जाएंगे और सुख में बहुत ज़्यादा ओवर नहीं हो जाएंगे। तो मतलब दुख को और सुख को वो करीब करीब एक जैसा ट्रीट करते हैं। जैसे भगवान राम को देख लो, ठीक है, तो जब वनवास जाना था, अब वनवास जाने के ठीक पहले क्या हुआ, उनको तो मतलब ये पता था कि कल सुबह हमारा राज तिलक होने वाला है, नॉर्मल थे। वनवास का आदेश मिल गया, नॉर्मल थे। मतलब वनवास का आदेश मिलते ही ना रोना, गिड़गिड़ाना, चिल्लाना, हाय तौबा मचाना, कुछ नहीं। माता जी का आदेश से राखों पर जा रहे हैं, उतनी ही खुशी से जा रहे थे। और राज तिलक हो रहा था तब भी उतनी ही, मतलब हमको तो लग रहा है कि वो जब दशरथ ने राज तिलक का फैसला लिया था तो राम ने विरोध भी किया था उसका। ठीक है, तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है जो सुख दुख में एक जैसा बर्ताव करते हैं, उन्हें कहते हैं स्टोइक। क्या कहते हैं, स्टोइक कहते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है और इससे बड़ा सतर्क रहिए आप। ठीक, बाकी वर्ड्स देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि किसी दिन ये भी पूछे जा सकते हैं। एक वर्ड है रेक्लूज। रेक्लूज का मतलब क्या होता है, सन्यासी होता है। सन्यासी समझ रहे हैं ना, भारत में रहते हैं तो सन्यासी नहीं जानते होंगे, बहुत जानते हैं। तो सन्यासी रेक्लूज होता है। और वर्ड जानना चाहो इसके लिए तो एक वर्ड होता है हर्मिट। ठीक, हर्मिट हो गया। एक वर्ड होता है फ्रायर, FRIAR, फ्रायर होता है। एक यहाँ रेक्लूज दिया ही हुआ है। तो ये सब हर्मिट है, फ्रायर है, रेक्लूज है, मोंक हैं, ये सब सन्यासी के लिए लगते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ, दूसरा वर्ड देखते हैं हम लोग। दूसरा वर्ड है बेगाबॉन्ड। तो बेगाबॉन्ड का मतलब क्या होता है, वैग्रेंट या बेगाबॉन्ड का मतलब होता है बेघर, आवारा। बेघर होता है और आदमी आवारा होता है, जिसका कोई ठिकाना निश्चित नहीं रहता, कभी इस गली उस गली उस गली, यहाँ सोया वहाँ खाया, ऐसे ही मतलब आवारों की तरह। तो बेघर और आवारा होता है। स्टोइक आपको बता चुका हूँ। अमेचर कौन होता है, अमेचर होता है जब जो आदमी किसी काम को शौक से करता है, मतलब पैसे के लिए नहीं, प्रोफेशनल नहीं। इसका अपोजिट क्या होता है, वो होता है मर्सिनरी। और अमेचर क्या होता है, जो किसी काम को शौक से, जैसे आपको गिटार बजाने का शौक है तो अपने घर पे खिड़की पे बैठ के गिटार बजा रहे हैं, मतलब एक ऐसा गिटार बजाना जिसके बदले में आप बजाने के लिए पैसा नहीं ले रहे हैं, अपनी खुशी के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए बजा रहे हैं, तो उसको कहा जाता है शौकीन, तो अमेचर होता है। फिलहाल आंसर आपका कौन सा होगा, अब आंसर कौन सा हुआ, स्टोइक हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अपोजिट इन मीनिंग, ऐसा वर्ड ढूंढिए जो इसका अपोजिट हो। तो इसका अपोजिट आप ढूंढो। तो डिस्पोडेंट, डिस्पोडेंट का मतलब क्या होता है, डिस्पोडेंट का मतलब क्या हुआ, एकदम से आप होपलेस हो चुके हों, डिस्करेज हो चुके हों। ठीक है, आपको कोई उम्मीद ना हो, आप एकदम मतलब जैसे पूरी उम्मीद खो चुके हों, तो डिस्पोडेंट होता है होपलेस। नोट कर लीजिएगा, काम का वर्ड है।
तो अब डिस्पेयर्ड क्या होगा, डिस्पेयर्ड का मतलब भी होता है होपलेस, ये सिमिलर हो गया। रिप्रोच का मतलब क्या होता है, कोसना किसी को, किसी की भर्त्सना करना, किसी को कोसना, ठीक है। और प्रिसाइज का मतलब होता है बहुत ही संक्षेप में, बड़े अच्छे ढंग से। तो इन दोनों का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, एक साइनोनियम मिल गया। और होपफुल का मतलब क्या हुआ, होपफुल का ठीक अपोजिट हो जाएगा होपलेस, मतलब होपलेस का ठीक अपोजिट हो जाएगा होपफुल। तो चौथा वाला हो गया आपका आंसर, ठीक है। आई थिंक इसमें और ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, एक बार फिर से फेलर का क्वेश्चन है। आई डैश पे टू मच अटेंशन टू द स्टोरीज। इन्होंने कहा आई डैश पे टू मच अटेंशन टू द स्टोरी, मैं कहानियों पे, मतलब इस टाइप की कहानियों पे बहुत ज़्यादा अटेंशन। अब आगे क्या होगा, अटेंशन नहीं देता कि नहीं देता था, इस तरह का कुछ वर्ड आना चाहिए। और जो भी आप वर्ड लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ नाट लगानी है। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी नाट के साथ, तो ये देखना है। तो उसको डिसाइड करने के लिए सबसे पहले यहाँ आ जाओ। पे क्या है, जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब किस फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में। याद रखना कि मेन वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म में है तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब इसमें से लगा सकते हैं। तो देखो आई के साथ हैज़ लगता नहीं, तो इस हैज़ नॉट के साथ क्या लगनी थी, थर्ड फॉर्म, और हैव नॉट के साथ क्या लगनी थी, थर्ड फॉर्म लगनी थी। तो ये दोनों तो गए काम से, ठीक है, ये दोनों गए काम से। अब ये वाज नॉट है, ठीक है ना। तो वाज नॉट के साथ या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो वर्ब वाज नॉट के बाद या तो थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी या तो आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए थी। तो कटा तो ये भी, तीन कट गए। अब एक ऑप्शन बच रहा है कि डिड नॉट ही ऐसा है जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आपका आंसर कौन सा हुआ, पहला वाला हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ भाई। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ये आपको बताना है अपोजिट। किसका बताना है, वरीड का अपोजिट बताना है। तो वरीड का मतलब क्या होता है, जब आप किसी बात को लेकर के चिंतित हो जाते हैं, थोड़ा परेशान हो जाते हैं, तो वरीड होता है। किसी चीज़ को लेकर के वरीड है मतलब चिंतित है। लेज़र का मतलब क्या होता है, लेज़र का मतलब होता है फुर्सत। फुर्सत का मतलब क्या हुआ, जब आपके पास थोड़ा खाली समय होता है तो उसको कहते हैं। अनकंसर्न्ड तो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक होता है कंसर्न्ड। कंसर्न का मतलब होता है आप किसी बात को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं। क्या है, चिंतित या किसी बात को लेकर परेशान हैं। अब इसमें अन लगा दो, अन लगा देने का मतलब क्या हुआ, आप परेशान नहीं हैं, आप फिक्रमंद नहीं हैं। तो जो कंसर्न था वो किससे रिलेटेड था, वरीड। वरीड मैंने बताया था, वरीड मतलब किसी बात को लेकर के परेशान है, किसी की बात को लेकर के चिंतित है। तो वरीड और कंसर्न्ड एक चीज़ हो गया, चिंतित। अब इसी कंसर्न के पहले अन लगा दोगे तो ये एंटोनिम हो जाएगा। हम वही अपोजिट ढूंढ रहे थे, तो हम जिसको ढूंढ रहे थे वो कहाँ है, नंबर 2 पे बैठा हुआ है। अब प्रोसीड का मतलब क्या होता है, किसी कार्य को, किसी मतलब कार्यवाही को आगे बढ़ाना, प्रोसीड करना होता है, ठीक है। और विड्रॉ का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कैंसिल करना, वापस ले लेना, ठीक है। तो ये विड्रॉ। फिलहाल आंसर कौन सा हो गया, अनकंसर्न्ड हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, देखो PQRS का क्वेश्चन है, मतलब आपको इसको सेट करना है, इसका अरेंजमेंट लगाना है, ठीक। तो चलो पढ़ के देखते हैं। टू फोकस मोर, तो यहाँ से तो शुरू नहीं होना है फिलहाल, टू फोकस मोर से, ठीक है। अच्छा, तो अब आ जाओ, टू फोकस मोर ऑन एडिबल ऑयल सीड देन ऑन व्हीट। तो इसमें तो कुछ नहीं मिल रहा है। लिखा द MSP ऑफ व्हीट इज अप बाई 2%। MSP देखो, यहाँ MSP की बात करें, MSP ऑफ व्हीट इज अप बाई 2%, मतलब गेहूं की जो MSP है, MSP क्या है, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, ठीक है, अधिकतम बिक्री मूल्य, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। तो MSP जो गेहूं की MSP है वो कितनी बढ़ गई, 2% बढ़ गई। अब व्हाइल लगा, व्हाइल का मतलब इसका ठीक उल्टा जाएगा। व्हाइल लगने का मतलब हुआ कि इसके बाद उल्टा सेंटेंस जाएगा। अब यहाँ लिखा है कि दैट ऑफ रैपसीड मस्टर्ड, दैट ऑफ रैपसीड मस्टर्ड, दैट ऑफ मतलब क्या हुआ, यही MSP की बात कर रहे हैं। रैपसीड मस्टर्ड इज अप बाई 8.6%। तो जो गेहूं की MSP 2% बढ़ गई है और रैपसीड मस्टर्ड की जो MSP है वो 8.6% बढ़ गई है। तो ये लगा आपका Q के बाद सीधे सीधे R लग रहा है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। आगे लिखा कि परहैप्स
इंडिकेटिंग मतलब ये चीज़, मतलब गेहूं की एमएसपी और गेहूं की एमएसपी कम बढ़ना और रेपसीड मस्टर्ड की एमएसपी ज़्यादा बढ़ना, ये चीज़ क्या करी, परहैप्स इंडिकेटिंग, ये चीज़ क्या करी, इंडिकेट कर रही है कि गवर्नमेंट वांट्स। अभी इस वांट्स के बाद क्या लगाना चाहिए था, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो मिल रहा है कहाँ पे, पी में मिल रहा है। गवर्नमेंट चाहती है टू फोकस मोर ऑन एडिबल ऑयल सीड्स देन ऑन व्हीट, गेहूं से ज़्यादा वो तेल पर फोकस करना चाहती है, इसलिए तेल का उन्होंने एमएसपी ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो क्यू आर, अब क्यू आर के बाद देखो लग क्या रहा है, एस के बाद पी फिक्स हो रहा है ना, एस के बाद क्या लग रहा है, पी फिक्स लग रहा है। अच्छा एस कहाँ लग रहा है, एस जो है देखो स्टार्ट तो कर नहीं सकता, परहैप्स इंडिकेटिंग, आप स्टार्ट इससे कर नहीं सकते हो, तो आप इसको बाद में ही लगाओगे। तो क्यू आर के बाद क्या लगा दीजिए, आप लगा दीजिए क्यू आर के बाद एस पी, ढूंढ लीजिए ऑप्शन कहाँ है, क्यू आर एस पी, ये रहा आपका क्यू आर एस पी, पहला वाला आंसर हो गया। ठीक है, अब आप चैन से घर जाइए सुकून से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, फिर से खाली जगह, अरे दादा, ये आई थिंक कि ये चौथा फिलर है, खूब फिलर पूछ रहे हैं। चलो भरते हैं। लिखा है द मेकर्स ऑफ स्पोर्ट ड्रिंक्स, स्पोर्ट ड्रिंक्स अलग से कुछ होती है क्या The makers of sports drinks spend tens to hundreds of millions of dollars, मतलब क्या हुआ, इतना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। आप लोगों की मैथ अच्छी होगी ना, एसएससी वाले हो तो गुणा भाग कर लेना अपना, मुझे गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फुर्सत में अंग्रेजी वाला हूँ। तो देखो कितना खर्च करते हैं, टेंस टू हंड्रेड्स, मतलब 10 से 100 गुना ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, इतना खर्च करते हैं। डैश देयर प्रोडक्ट्स ईच ईयर, हर साल अपने प्रोडक्ट्स को डैश करने के लिए। कौन कर रहा है, मेकर्स ऑफ स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, तो जो स्पोर्ट्स ड्रिंक्स के मेकर हैं, बनाने वाले हैं, वो इतना पैसा हर साल खर्च करते हैं अपने प्रोडक्ट को हर साल डैश करने के लिए, तो जाहिर सी बात है प्रचार करने के लिए, और क्या, तो एडवर्टाइजिंग होगा। ठीक, एक ऑप्शन है एडवर्टाइजिंग, एक ऑप्शन दिया है स्नैकिंग, तो कहें स्नैकिंग करेंगे भैया, यहाँ उनका तो खुद ही ड्रिंक है ना, तो स्नैकिंग करेंगे क्यों, तो स्नैकिंग थोड़े न करेंगे। इसका लिंगरिंग होता हो तो एक ही जगह पर बहुत देर तक ठहरे रहना, तो ये लिंगरिंग भी नहीं करेंगे, वेरिंग भी नहीं करेंगे। सबसे सटीक ऑप्शन क्या है एडवर्टाइजिंग करेंगे, प्रचार करने पे इतना पैसा खर्चा करते हैं। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 में, और यहाँ कह रहे हैं कि करेक्ट पैसिव फॉर्म बताओ। किसकी पैसिव फॉर्म बतानी है आपको, इसकी पैसिव फॉर्म बतानी है। इसकी मतलब किसकी, हमने तो बोल दिया इसकी बतानी है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना कि हम इसकी कह दिए हो गया। पढ़ो, द एक्सट्रीमिस्ट कौन होते हैं, अतिवादी होते हैं। ठीक है, हैव असैसिनेटेड का मतलब क्या होता है, हत्या कर देना, और थोड़ा वीआईपी की हत्या होती है। अब देखो क्या लिखा है, असैसिनेटेड द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की हत्या कर दी। अतिवादियों ने, एक्सट्रीमिस्ट्स ने प्रेसिडेंट की हत्या कर दी। तो यहाँ क्या लगा है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट आ जाएंगे पहले, और प्रेसिडेंट के लिए क्या लगेगा, अब हैव नहीं लगेगा, हैज़ लगेगा, और ये बीन लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्रेसिडेंट हैज़ बीन असैसिनेटेड, आप ये ऑप्शन ढूंढिए, जहाँ मिलता है वही ऑप्शन होगा। तो यहाँ हैड हो गया, तो भैया देखो हैव का हैड होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, एक्टिव पैसिव में नहीं होता, तो ये काट दिया मैंने। और ठीक है, ये वाज हो नहीं सकता, इज हो नहीं सकता, एक ऑप्शन बचा हुआ है, हैज़ बीन असैसिनेटेड, तो ये लगा लो आप दूसरा वाला, ये भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ। ठीक है, तो ये 16 में क्या करना है, अपोजिट इन मीनिंग। अपोजिट इन मीनिंग किसका बताना है आपको, एमिस का बताना है। ठीक है ना, तो एमिस का मतलब क्या होगा, सबसे पहले ये बता दो। तो बेटा एमिस की मीनिंग होती है ना इनकरेक्ट या रॉन्ग, मतलब क्या हुआ, गलत। ठीक, अब इसका एंटोनिम आपको बताना है ना, अपोजिट मतलब सही, इसका एंटोनिम क्या होगा, सही हो गया, करेक्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं, गेली का मतलब क्या होता है, गेली मतलब होता है हैप्पीली, खुशी खुशी, ये हो गया गेली, हैप्पीली खुशी खुशी हो गया, ये तो होना नहीं है। ठीक है, विसिएटेड का मतलब क्या होता है, सिर चढ़ाना, विसिएटेड सिर चढ़ाना, समझ रहे हो ना, आप किसी को बहुत ज़्यादा मानिए, बहुत ज़्यादा दुलार करिए तो आदमी सिर पे चढ़ जाता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा।
इम्पिकेबल, इम्पिकेबल का मतलब जो कभी गलत नहीं हो सकता। इम्पिकेबल मतलब दैट विच कैन नेवर बी इनकरेक्ट, जो कभी गलत नहीं हो सकता। दैट विच कैन नेवर बी रॉन्ग, इनकरेक्ट। तो यही हमारा हो गया एंटोनीम। और मार्ड का मतलब क्या होता है, देखो मेक एक वर्ड सुना हो ना, मेक सुना होगा, मेक का एंटोनीम होता है मार, MAR, मार, ठीक है, वो हिंदी वाला मार नहीं है, मेक और मार। अब इसको ऐसे याद करना, एक इडियम मुहावरा है, नहीं प्रॉवर्ब है कि अ फ्रेंड कैन मेक और मार योर लाइफ, एक दोस्त आपकी ज़िंदगी को बना भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। तो वही वाला मार है, मेक और मार योर लाइफ। तो फिलहाल ये यहाँ लगना नहीं है, बता दिया मैंने आपको कि जैसे अब अभी अमिस का एंटोनिम पूछा था तो इम्पिकेबल हो गया। हो सकता है किसी दिन मार का एंटोनिम पूछ ले या मेक का एंटोनिम पूछ ले तो आपके काम आएगा ना। तो यही तो डिस्कशन का मतलब होता है कि उससे और जो रिलेटेड वर्ड होते हैं, जो ऑप्शंस हैं, आज जान लोगे, कभी याद आ जाएगा ना कि सर ने ये बताया था, तो इसीलिए बता देते हैं। चलो ठीक है, 17 पे आ जाओ। तो 17 में क्या पूछ रहे हैं, 17 में इडियम दिया हुआ है, उसका मतलब बताओ। तो पहले इडियम क्या है, अ बुल मार्केट, अ बुल मार्केट। तो जीएस तो आप लोग पढ़ते ही हैं। जीएस में जब आप शेयर मार्केट पढ़ते होंगे तो शेयर मार्केट में बुल और क्या होते हैं, बियर और बुल होते हैं। तो बियर क्या करता है, बियर जो होता है ना वो शेयर मार्केट को गिराता है, और बुल जो होता है उसको क्या करता है, वो बढ़ाता है। तो जब दाम बढ़ाना है ना, बुल का काम क्या होता है, दाम को बढ़ा देना, प्राइसेस को बढ़ा देना। तो अब बुल मार्केट का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी जगह जहां चीज़ों के दाम बढ़े हुए होते हैं, ठीक है। तो आ जाओ, फर्टाइल फील्ड बिल्कुल नहीं, बोस्ट बिल्कुल नहीं, अ मार्केट वेयर कैटल इज ट्रेडेड बिल्कुल नहीं होगा, मार्केट वेयर प्राइसेज आर राइजिंग, जहाँ कीमतें बढ़ रही हैं, बुल मार्केट उसको कहते हैं। आई थिंक समझ गए होगी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में फिर से एक इडियम है। क्या लिखा है कि टेक योर आइज ऑफ द बॉल। टेक योर आइज ऑफ लगा दिया ना, OFF का मतलब क्या हुआ, थोड़ा हटा दीजिए ना। अब बॉल का मतलब क्या हुआ, गेंद से। अब मान लो आप खिलाड़ी हो तो कह रहे हैं 1 मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए अपनी निगाहें बॉल से, अपनी निगाहें थोड़ी हटा लीजिए। मतलब क्या हुआ, बॉल से निगाहें हटाने का मतलब थोड़ी देर के लिए अटेंशन कम कर लीजिए ना, वह कह रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन देखो, इन्होंने कहा स्टॉप पेइंग अटेंशन फॉर अ मोमेंट, मतलब पल भर के लिए आप अटेंशन देना बंद कर दीजिए। ठीक, तो ये तो सिमिलर, ये तो सही लग रहा है मुझे। अब यहाँ लिखा कि टेक समवन फॉर ग्रांट, बिल्कुल नहीं होगा। टेक एन एडवाइस फ्रॉम रॉन्ग पर्सन, बिल्कुल नहीं है। डिटोरिएटिंग एंड हेडेड फॉर कंप्लीट डिजायर, बिल्कुल नहीं होगा। यही होगा, थोड़ी देर के लिए आप ध्यान हटा लीजिए, वही टेक योर आई ऑफ द बॉल। तो 18 का ये हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग किसमें, 19 पे आ जाते हैं भाई। ठीक है, तो 19 रहा, ये आपकी स्क्रीन पर बता रहे हैं स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फाइन। तो फाइन की सब में सही है, इसमें गलत है, तो मतलब ये 2 को तो छोड़ दो, हटा दो। फाइन फेदर्स, फेदर्स की स्पेलिंग यहाँ गलत है। फेदर्स की अब इसको देखने नहीं, यहाँ पे फेदर में तो फादर लिख दिया, ये भी नहीं होगा। तो फेदर की स्पेलिंग कहाँ है, यहाँ सही है फेदर्स की। ठीक, FEATHERS, फेदर्स यही होता है। ठीक है, तो बाकी तीनों में तो गलतियाँ मिल ही गई, अब क्या करना है, अब इसको लगाओ निशान और आगे तक चलना होता। अब किसी में होता 2 में अगर सही निकल आता तो हम और आगे बढ़ते, अब जाने की ज़रूरत क्या है, चौथा नंबर का आपका आंसर हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 में। ठीक है, तो 20 में क्या करना है, देखो फिर वही एरर की बात हो गई, पढ़ो लिख दे रहा। इसमें लिखा इन द 5 नेक्स्ट ईयर्स, इन द 5 नेक्स्ट ईयर, अगले 5 सालों में द माइग्रेशन विल श्योरली स्टॉप। अगले 5 सालों में, इन द 5 नेक्स्ट ईयर्स द माइग्रेशन विल श्योरली स्टॉप, अगले 5 सालों में माइग्रेशन एकदम से बंद हो जाएगा। अब इसमें आपको कुछ एरर मिली कि नहीं मिली, नहीं मिली, चलिए मैं बताता हूँ। लिखा है 5 और नेक्स्ट। ठीक है, तो 5 कैसा नंबर है और नेक्स्ट कैसा नंबर है। नेक्स्ट जो है ना वो ऑर्डिनल नंबर है, और जो 5 है वो कैसा नंबर है, कार्डिनल नंबर है। अच्छा, जब मैं एडजेक्टिव पढ़ा रहा था तो मैं ऑर्डर बताते समय आपको बताया था कि जब आता है ऑर्डर एडजेक्टिव, तीनों तरह के नंबर एक साथ आ जाते हैं। तो सबसे पहले ऑर्डिनल नंबर होता है, ऑर्डिनल के बाद कार्डिनल नंबर आता है, उसके बाद क्या आता है, मल्टीपल नंबर आता है। ऑर्डिनल नंबर का मतलब हुआ जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ऐसा है, नेक्स्ट है, लास्ट है, ये ऑर्डिनल नंबर होते हैं।
उसके बाद कार्डिनल नंबर आता है 1 2 3 4 5 6 ये आता है, फिर मल्टीपल आता है सिंगल डबल ट्रिपल इस तरह का। तो ये क्रम होगा, पहले ऑर्डिनल फिर कार्डिनल फिर मल्टीपल। तो यहाँ पे उल्टा हो गया, जो नेक्स्ट लिखा है नेक्स्ट होना चाहिए था पहले और 5 होना चाहिए था बाद में। तो इसकी जगह पर सही सही क्या होता, नेक्स्ट 5 ईयर्स क्या होगा, द नेक्स्ट, उसके बाद लगाना चाहिए था 5 ईयर्स। ठीक है, इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। क्लियर हो गया। तो आंसर किस में है, आंसर हुआ आपका थर्ड वाला, उसी में गलती है। क्लियर, बढ़े आगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 25 तक क्या होता है कि एक पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ में कुछ ब्लैंक्स होंगे, उन ब्लैंक्स की जगह पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। किस ब्लैंक पर कौन सा ऑप्शन लगाना है, वही जो आप लोग कल परसों में करते रहे, अब पूरा MTS और पूरा CGL में जो करते रहे। तो चलिए सीधे सीधे इसको हम लोग भरने पर आ जाते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि फर्स्ट ई-कॉमर्स इंडस्ट्री, सबसे पहली जो ई-कॉमर्स इंडस्ट्री थी, क्या है इसके बारे में लिखा कि हैज हिस्टोरिकली स्ट्रगल्ड विद डैश, ये डैश चीज़ के साथ संघर्ष कर रही थी। ई-कॉमर्स इंडस्ट्री शुरुआत में डैश चीज़ के साथ संघर्ष कर रही थी। कैसे, किसके साथ, डैश इशूज। ठीक है ना, डैश इशूज के साथ। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है कि द इंटरनेट हैज मेड इट पॉसिबल फॉर द कस्टमर्स टू प्लेस डैश फ्रॉम एनी लोकेशन। ठीक है, तो ई-कॉमर्स का मतलब समझ रहे हैं, ई-कॉमर्स इंडस्ट्री। अगर नहीं समझ रहे हो, जो लोग समझ रहे होंगे वो मतलब 1 मिनट के लिए बर्दाश्त करिए। तो ई-कॉमर्स इंडस्ट्री क्या होती है, जैसे आप फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, तो यहाँ से चीज़ें मंगा लेते हैं ना, घर बैठे बैठे ऑर्डर करते हैं और चीज़ें वहाँ से आ जाती हैं, आपको पास पहुँचा दी जाती हैं। तो वही ई-कॉमर्स इंडस्ट्री है। तो शुरू में ई-कॉमर्स इंडस्ट्री के सामने क्या प्रॉब्लम्स थी, वही मतलब नेटवर्क की प्रॉब्लम होती थी, मतलब इंटरनेट की प्रॉब्लम होती थी, इशूज, इस तरह के इशूज को लेकर के, और पहुंचाने को, सामान को पहुंचाने को लेकर के दिक्कत हुआ करती थी। ठीक है ना, कि कैसे कहाँ पहुंचाएं, ये सब चीज़ दिक्कतें होती थी शुरुआत के दिनों में। अब तो पहुंचा देते हैं, कहीं भी जहन्नुम में भी पहुंचा देंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि शुरू में माल की डिलीवरी से लेकर के इनको प्रॉब्लम आया करती थी। अच्छा, इंटरनेट ने क्या किया, ये आसान बना दिया अब कि कस्टमर्स जो है ना वो प्लेस कर सकते हैं डैश चीज, क्या कहते हैं, प्लेस एन ऑर्डर, ऑर्डर दिया जाता है, कहीं से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। बट दैट कन्वीनियंस कम्स विद द कॉस्ट। अब ये जैसे कि जो आपको ये सुविधा मिली कि आप कहीं से भी ऑर्डर कर दीजिए, वहाँ पहुँचा दिया जाएगा, तो ये जो सुविधा है ना कि आप जहाँ हैं वहीं पहुँचा दिया जाएगा, ये सुविधा आती है किसके साथ, इसके लिए आपको कॉस्ट देनी पड़ती है। ठीक है, इन डैश ऑफ शिपिंग कॉस्ट, इसको क्या कहते हैं, शिपिंग कॉस्ट कहते हैं। तो यही होगा इन द नेम ऑफ, ठीक है ना, इन द नेम ऑफ शिपिंग कॉस्ट के नाम से ये सुविधा आपको मिलती है, मतलब उसको में थोड़ा कॉस्ट आपको बढ़ानी पड़ जाती है। डिलीवरी चार्ज जिसको कहते हो नॉर्मल भाषा में, वही शिपिंग कॉस्ट है। एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट टाइम्स, थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगेगा। बट बाय बूस्टिंग देयर ई-कॉमर्स साइट्स, जब इन लोगों ने अपने ई-कॉमर्स की साइट्स को बूस्टअप कर लिया तो ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, तो क्या हो गया, तो हो गया कि मर्चेंट्स कैन ऑफलोड, तो जो मर्चेंट्स हैं वो ऑफलोड कर सकते हैं डैश ऑफ द सर्वर, ठीक है, प्रोसेसिंग वर्क, तो ये सर्वर प्रोसेसिंग वर्क को ऑपरेट कर सकते हैं। आगे लिखा है कि दीज थर्ड पार्टी सिस्टम्स स्टिल डैश फुल कंट्रोल ओवर द लुक एंड फील ऑफ देयर ऑनलाइन स्टोर्स। क्लियर होगी बात, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ सबसे पहले मैंने क्या बताया था शुरू में पहले फिलर में कि जब ये ई-कॉमर्स शुरू हुआ था तो इनको क्या है, शुरू में जो डिलीवरी इशू था, मतलब सामान को पहुंचाने वाला इशू था, इसमें इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े था। तो क्या करना पड़ेगा, भर के देखिए 4 ऑप्शन कौन से मिल रहे हैं। स्ट्रगल विद डैश इशूज, तो शुरू में स्ट्रगल विद प्लेसिंग इशूज नहीं, फ्लिपिंग इशूज बिल्कुल नहीं, स्टोरिंग इशूज, ये स्टोरिंग इशू नहीं था, बल्कि क्या था, डिलीवरी के इशू थे, डिलीवरी की प्रॉब्लम आती थी, तो थर्ड वाला हो गया। अब आ जाओ किसमें, नंबर 2 पे आ जाओ। तो नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, ये फिलर नंबर 2, यहाँ क्या है, ये आ गया कि इंटरनेट की सेवा जब से बढ़ी है तब से कस्टमर्स के लिए आसान हो गया कि वो किसी भी जगह से डैश प्लेस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो सिस्टम प्लेस एंड सिस्टम, देखो प्लेस
सिस्टम होगा कि प्लेस सीरीज होगा कि प्लेस ऑर्डर्स होगा कि प्लेस लोकल्स होगा, तो ये सब नहीं होगा। क्या होगा? प्लेस ऑर्डर्स। कहीं सब भी वो ऑर्डर दे सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, तो दूसरे में ये लग गया। अब आ जाओ किसमें? 24 पे। तो 24 में क्या करना होगा? तो इन्होंने कहा कि अब ये जो सुविधा मिली है आपको, कहीं भी माल डिलीवर कर दिया जाएगा, तो उसके लिए कास्ट देनी पड़ती है आपको, इन डैश ऑफ शिपिंग कास्ट। तो इन डैश ऑफ शिपिंग का, इन टैक्स ऑफ शिपिंग कास्ट नहीं, इन शिफ्ट ऑफ शिपिंग कास्ट नहीं, इन फर्म्स ऑफ शिपिंग कास्ट नहीं, इन टर्म्स ऑफ शिपिंग कास्ट, हाँ इन टर्म्स ऑफ शिपिंग कास्ट, मतलब शिपिंग कॉस्ट के नाम पर ये होता है। नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा ये वाला है नंबर 4, फिलर नंबर 4। तो फिलर नंबर 4 में क्या है? यहाँ ऑफलोड डैश ऑफ द सर्वर प्रोसेसिंग वर्क, ठीक है। यहाँ क्या? मर्चेंट्स कैन ऑफलोड, मतलब मर्चेंट्स जो हैं, जो व्यापारी हैं, वो ऑफलोड कर सकते हैं डैश ऑफ सर्वर प्रोसेसिंग वर्क। तो सर्वर प्रोसेसिंग वर्क के लिए क्या लगाओगे? मोर ऑफ सर्वर प्रोसेसिंग वर्क नहीं, मोर नहीं लगेगा, कंपेरिजन होनी है। मच ऑफ सर्वर प्रोसेसिंग वर्क, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि मेनी लगेगा नहीं, वर्क लगा हुआ है, तो वर्क के लिए मेनी लगेगा। डिटर्मिनर गलत हो जाएगा ना, ये डिटर्मिनर का क्वेश्चन। मस्ट ऑफ, अरे नहीं जी, मस्ट यहाँ मॉडल वर्ब कहाँ से आ जाएगी? ठीक है, मोर, मच और मेनी, तो मेनी वर्क के लिए लगता नहीं, मोर कंपैरेटिव डिग्री में लगता, कंपेरिजन कर ही नहीं रहे हैं, मच लगा लो आराम से। अब आगे आखिरी वाले फिलर पर, तो ये रहा आपका फिलर नंबर 5। फिलर नंबर 5 में ये वाला आपको भरना है। तो क्या करना है इसमें? देखो, इन्होंने कहा कि दीज थर्ड पार्टी सिस्टम्स स्टिल डैश फुल कंट्रोल। तो अभी भी ये जो थर्ड पार्टी सिस्टम है, ये पूरा का पूरा कंट्रोल बनाए हुए हैं। तो कंट्रोल में क्या? डिस्कार्ड द कंट्रोल होगा। डिस्कार्ड मतलब क्या होता है? डिस्कनेक्ट कर देना, छोड़ देना, तोड़ देना। तो डिस्कार्ड नहीं करेंगे, बल्कि होल्ड बनाए हुए हैं ना, पकड़ बनाए हुए। तो रिटेन फुल कंट्रोल, हाँ ये लगेगा। रिटेन का मतलब क्या हुआ? अभी तक वो मेंटेन किए हुए हैं, अपना कंट्रोल अभी तक बनाए हुए हैं, ये लग जाएगा, ठीक है ना। और फुमिगेट, फुमिगेट यहाँ कैसे लगेगा? देखो, फुमिगेट का मतलब जानना चाहते हो तो थर्ड वाले का मैं आपको बता दूं, जिसे धूप सेकना होता है, किसी चीज़ को थोड़ा सा धूप दिखा देना। मतलब कोई चीज़ जैसे मुरझा उर्झा रही होती है, या मतलब सीलन सी टाइप की हो जाती है, तो उसको थोड़ी देर के लिए धूप दिखा दिया जाता है, तो फ्यूमिगेट हो जाता है, उसको धूप दिखाना। प्लेकेट है, प्लेकेट का मतलब क्या होता है? तसल्ली देना, किसी को कंसोल करना, ठीक है ना। क्या होगा? कंसोल करना, ये तसल्ली देना हो जाता है। तो इन दोनों का कोई लेना देना यहाँ पे फिलहाल है नहीं। आपको क्या करेंगे? आप कंट्रोल को रिटेन करते हैं, अभी भी थर्ड पार्टी इन सब चीज़ों पर अपना कंट्रोल रिटेन किए हुए है। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चंस। 25 क्वेश्चंस किसके? सेट 3 के। तो कितना हम लोग कर लिए? 75 क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये CHSL का तीसरा सेट था। 2 सेट ऑलरेडी हो चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा है देख लीजिए, ठीक। ये सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है? तो जो लोग पहले से हमारे साथ जुड़े हैं MTS और CGL से, तो उनको तो खैर पता ही है। जो लोग अभी अभी नए जुड़े हैं, जिनको अभी नया नया है, जो हमारे साथ नए नए हैं, ये सब तो नया नया फ़िलहाल नहीं होगा, तो वो लोग प्लीज़ अपनी राय दीजिए हमको। आपको कुछ क्या और चाहिए, या इसमें क्या आप और सुधार चाहते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं? कहीं मेरी स्पीड तो नहीं ज़्यादा है, या कहीं बहुत ज़्यादा स्लो तो नहीं है? हालांकि ये मेरी आदत है जिस तरह से पढ़ाता हूँ, ठीक है। जब तक मुझे तसल्ली नहीं हो जाती तब तक मैं उस चीज़ को बार बार बताता हूँ। हो सकता है आपको कभी कभी उबल लग जाती हो कि एक ही चीज़ को इतनी बार क्यों बताते हैं, ठीक है। तो फिर आपको वो चीज़ अगर अच्छी नहीं लगती है तो प्लीज़ मुझे बताइए कि मुझे ये चीज़ आपकी अच्छी नहीं लगती, या ये चीज़ अच्छी लगती है, या क्या मैं और करना शुरू कर दूँ, ठीक है। क्योंकि पढ़ाता आपके लिए हूँ, तो आप ही हमको राय देंगे तब मैं इसमें इम्प्रूवमेंट कर पाऊँगा बढ़िया से। नहीं तो मैं अपने आप को ठीक मान करके, सही मान करके चलता रहूँगा ऐसे ही, ठीक है। तो और बढ़िया चाहते हो तो आप हमको अपनी राय दो, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में या इसी में मैं आप लोगों की राय का इंतज़ार करूँगा, और फिर नेक्स्ट सेशन में लेकर के कल मिलूँगा आप लोगों से इसी समय इसी जगह पर, ठीक है। तो टिल देन पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, खाइए पीजिए, और गर्मी का ध्यान रखिए भैया, ज़रा बचा के, धूप वूप में मत निकलिए, लू ना लगने पाए, एग्ज़ाम है आप लोगों का, ठीक है। तो फिर मिलेंगे कल, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।